हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वन वे क्लासेस में। और अपने हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री शुरू कर रखी थी और खिलजी वंश पढ़ रहे थे। खिलजी वंश में अपनों ने पहला गुजरात का आक्रमण देख लिया था। दूसरा आक्रमण देखना था रणथंभौर का आक्रमण। रणथंभौर का आक्रमण कब हुआ था? 1301 में। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी पंगे चल रहे थे। किसने लिए थे? जलालुद्दीन खिलजी ने इससे पहले पंगे लिए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के वक्त क्या हुआ कि एक मंगोली सैनिक था मोहम्मद शाह, उसकी मांग जब अलाउद्दीन खिलजी सामने वाले हमीरदेव चौहान से करता तो हमीरदेव चौहान, मैंने आपको बताया था, हठी राजा था, उसने मना कर दिया। हमीरदेव चौहान बोलता नहीं, मैं तो नहीं आता। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात से नाराज होकर अपने 3 सेनापति के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। अलप खां, नुसरत खां और उलंग खां। इन 3 सेनापति के नेतृत्व में एक क्या भेजता है? एक सेना भेजता है। कहाँ पर? रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। और यहाँ से आते हैं धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह। हमीरदेव की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह आते हैं और इस आक्रमण में रणथंभौर के चौहान जीत जाते हैं। लेकिन गलती ये क्या कर देते हैं, धर्म सिंह जैसे ही जीता है, धर्म सिंह कहाँ के लिए रवाना हो जाता है? वापस अपने दुर्ग के लिए रवाना हो जाता है। भीम सिंह पीछे रह जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी रणनीति में माहिर था। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा रणनीतियों के हिसाब से चलता था। और अलप खां की एक छोटी सी टुकड़ी पहाड़ियों में छिपी होती है और ये भीम सिंह पर आक्रमण कर देती है और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का पता हमीरदेव चौहान को लगता है तो हमीरदेव चौहान धर्म सिंह को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ये आपने क्या किया? तो धर्म सिंह बोलता है कि साहब मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं युद्ध जीत के मैं वापस दुर्ग की तरफ लौट रहा था, पीछे भीम सिंह रह गया, अलप खां ने आक्रमण कर दिया तो ये सब हुआ। तब हमीरदेव चौहान बोलता नहीं, गलती आपकी है और आपको मैं ये सज़ा देता हूँ, आपकी आंखें निकलवा दी जाए ताकि आपको ध्यान में रहे कि पीछे भी देखना था। और हमीरदेव चौहान के कहने पर धर्म सिंह की आंखें निकाल दी जाती है। अब धर्म सिंह के जगह पर एक नया सेनापति नियुक्त किया जाता है, चोल। कौन? चोल। चोल सेनापति से उस वक्त की सत्ता संभलती नहीं है क्योंकि तुर्की आक्रमण की वजह से रणथंभौर की सारी फसलें खराब हो जाती है और ऊपर से अलग षड्यंत्र चलने शुरू हो जाते हैं। तो चोल से क्या ढंग से संभलती नहीं है, वहाँ की सल्तनत नहीं संभलती। तो इस बात से नाराज़ हो जाता है राजा और राजा बुलाता है चोल को, भाई क्या दिक्कत है? तो चोल बोलता है नहीं सर, मुझसे तो नहीं संभल पा रहे। फिर चोल को अपमानित करते हैं और वो चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। हमीरदेव चौहान वापस धर्म सिंह को बुलाता है। धर्म सिंह को बोलता है जो हुआ सो माफ़ कर, तो राजगद्दी संभाल। अब राजगद्दी धर्म सिंह बोला चलो मैं संभाल लूँगा, लेकिन धर्म सिंह भी अपमानित हो रखा था तो धर्म सिंह के पास कुछ बचा नहीं था। धर्म सिंह भी क्या करता है, बहुत सारे टैक्स लगा देता है वहाँ की सल्तनत, वहाँ के लोगों पर। तो यहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है रणथंभौर के लिए। वहीं जब पहले आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में द्वितीय आक्रमण होता है, वो उलंग खां, नुसरत खां ये तीनों मिलकर करते हैं और इस आक्रमण में ये हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार जाती है। ये जिहान दुर्ग पर तो कब्जा कर लेती है। जिहान दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, इस दुर्ग पर तो कब्जा कर लेती है। लेकिन जैसे ही मेन दुर्ग की तरफ बढ़ती है और रास्ते में क्या होता है, एक इनमें से सेनापति की मृत्यु हो जाती है, नुसरत खां और उलंग खां की। अब नुसरत खां और उलंग खां की मृत्यु हुई तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर की तरफ चढ़ाई करता है और इस चढ़ाई में वो जाते ही सबसे पहले जिहान दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में ही होता है। जिहान दुर्ग पर जाकर बैठता है, फिर मेन दुर्ग की तरफ चलता है। और मेन दुर्ग इतना बड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी को समझ नहीं आता कि क्या करें। अलाउद्दीन खिलजी 15-20 दिन, 2-3 महीने काफ़ी कुछ वहाँ पर प्रयत्न करता है। फिर अपने एक सेनापति को भेजता है। सेनापति को बोलता है जाके हमीरदेव चौहान को बोलो कि हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब को कुछ नहीं चाहिए, 4 लाख मुद्राएं सोने की, 40-50 हाथी और आपकी उनकी बेटी होती है हमीरदेव चौहान की बेटी पद्मला,
कि इस बेटे का हाथ दे दो, अलाउद्दीन खिलजी वापस चले जाएंगे और अधीनता स्वीकार कर लो। हमीरदेव चौहान बोलता है कि अपने राजा साहब को बोल देना, जितने तुमने अशरफियों की मांग किया उतने मैं तुम्हारे राजा के घाव दूंगा। अब ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगती है, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है हम तो यहीं बैठेंगे, दुनिया गई अपनी जगह, हम यहीं बैठेंगे। अलाउद्दीन खिलजी वहीं डेरा लगा लेता है और अलाउद्दीन खिलजी कोशिश करने लग जाता है कि कैसे ना कैसे करके इस दुर्ग पर कब्जा किया जाए। अब दुर्ग पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी ढेर हो रखा होता है और उधर से हमीरदेव चौहान के पास भी बोलते हैं कि ना तो दुर्ग में सोने की मुद्रा बची थी एक, और ना ही दुर्ग में एक खाने को चावल बचा था, यानी कि धान का भी एक अन्न बचा था उस दुर्ग में। पर हमीरदेव चौहान हटे, हमीरदेव चौहान ने अपना कुछ नहीं बोला, हमीरदेव चौहान अपने किले के अंदर ही रहता है। अब अलाउद्दीन खिलजी तंग हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मुझे आपके साथ समझौता करना है। तो हमीरदेव चौहान ने सोचा मैं तो क्या ही जाऊँगा। हमीरदेव चौहान अपने खास बंदे को भेजता है, रत्तीमल को। किसको भेजता है? रत्तीमल को। अब रत्तीमल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कितने साल हो गए तेरे को हमीरदेव चौहान के यहाँ पे काम करते? बोलता है सर 10-12 साल हो गए। क्या दिया तेरे को हमीरदेव चौहान ने? सर इज्जत बख्शी है। पैसा क्या है? कौन सी सल्तनत आती है तेरे? वो बोला सर कोई नहीं आती। अलाउद्दीन खिलजी बोला रणथंभौर चाहता है तेरा हो? बोला सर ये कैसे हो सकता है? बोला होगा, तू चाहता है कि रणथंभौर तेरा हो, तुझे बस मेरी अधीनता स्वीकार करनी है। और रत्तीमल बोलता है हाँ मैं कर लूँगा। अब रत्तीमल को बोलता है चलो ठीक है फिर दे अपने इस महल के खोल राज। तो उसने बोला सर ये पॉसिबल नहीं है, आप इस दुर्ग को नहीं जीत सकते। आप जितने प्रयत्न कर लो, जितनी सुरंगें खोद लो, जितनी यहाँ पर ढाल बनाने की कोशिश कर लो, यहाँ पे नहीं जीता जाएगा। तो रत्तीमल को पूछा कोई और ऑप्शन? रत्तीमल बोला साहब एक बंदा है रणमल, वहाँ का सेनापति है रणमल, अगर हम उसे भी लालच में दें तो वहाँ की वो सेना साइड में कर सकता है और वहाँ की किवाड़ खोल सकता है और आप अंदर आ सकते हो दुर्ग के। बोला जा ये 1 लाख सोने की अशरफियाँ ले जा, उस रणमल के मुंह पर मार और ये काम करवा। रत्तीमल जाता है रणमल के पास और रणमल गेट खोल देता है और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है। और रणथंभौर का पहला साका होता है। रणथंभौर का पहला साका उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी यानी कि पद्मला करती है। और अमीर खुसरो इस विजय पर बोलता है कि आज कुरुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी कि आज एक जो धर्म का गढ़ था वो आज एक इस्लाम का घर हो गया। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और इसके बाद में वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1302 और 3 में। 1302 और 3 में कहाँ पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तेरह सौ दो चित्तौड़ पर आक्रमण। 1302 और 3 चित्तौड़ गंभीर व बेड़च नदी पर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना बिठाता है। और बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार करना था क्योंकि वो सिकंदर बनना चाहता था। लेकिन एक दुनिया का सबसे झूठा ग्रंथ भी बोला जाता है जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जैसी ने कुछ और कारण बताए हैं, लेकिन काफ़ी इतिहासकारों ने सिर्फ साम्राज्य विस्तार का कारण बताया है कि 8 महीने लग जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गंभीर और बेड़च नदी किनारे बैठा रहता है। 8 महीने बाद चित्तौड़ के दुर्ग में वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वहाँ के राजा राव रतन सिंह केसरिया करते हैं और आक्रमण करते हैं डायरेक्ट और इसमें हार जाते हैं। ये तो किसने बोली है? ये बात तो अन्य इतिहासकार बोले हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने वही बोला जो पद्मावत फिल्म में दिखाया गया है। अब पद्मावत फिल्म में क्या दिखाया गया मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी कहानी है, कुछ बड़ी कहानी नहीं है। सिंघल की एक राजकुमारी होती है रानी पद्मिनी, और रानी पद्मिनी के पास एक तोता होता है हीरामन। हीरामन नाम का एक तोता होता है। उस तोते की खास बात होती है कि वो बोलता है। और एक बार वो तोता बाहर ऐसे उड़ने जाता है तो उस तोते को कोई पकड़ लेता है और वो ऐसे करते करते हुए कहाँ चला जाता है?
राव रतन सिंह के पास आ जाता है और राव रतन सिंह की महारानी के पास आता है। राव रतन सिंह की महारानी तैयार हो रही होती है और बोलती है, दर्पण में खुद को देख के बोलती है, लड़कियों की आदत होती है ना कि वो खुद को देख के बोलती है मुझसे सुंदर है क्या कोई। ऐसे ही राव रतन सिंह की जो धर्मपत्नी होती है वो बोलती है मुझसे सुंदर है क्या कोई। तब तोता बोलता है कि जिस सरोवर में हंस नहीं होता वहाँ के बुगले भी सुंदर होते हैं। अब ये बात रानी को लगी। रानी बुलाती है राव रतन सिंह को, क्या हो साहब ये क्या बोल रहा है। तोता फिर बोलता है कि जिस समंदर में हंस नहीं होते वहाँ के बुगले भी सुंदर होते हैं। राव रतन सिंह बोलता है पता तू कागड़ है, मैं मार दूंगा तेरे को तोते। तोता बोलता है साहब मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। एक राजकुमारी है सिंगल की जिसके आगे आपकी रानी मिट्टी है। राव रतन सिंह को मन ही मन आदमी मतलब मनुष्य जो जात होती है, खासकर आदमी जो मेल जो जात होती है, उसमें वो चीज़ होती है कि देखना है। लेकिन दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो अपने आप में इतनी काबिलियत तारीफ़ है। तो राव रतन सिंह को भी वही हो जाता है। राव रतन सिंह बोलता है कि देखनी है भाई अब तो, और वो तोते को बोलता है कि चल सिंगल की तरफ चलते हैं। राव रतन सिंह उनके चेले चलते हैं सिंगल की तरफ। सिंगल की तरफ पद्मिनी को देखकर वो मनमोहित हो जाता है और वहाँ के राजा को बोलता है कि मैं चित्तौड़ का राजा राव रतन सिंह हूँ। और उस वक्त राव रतन सिंह के भी खूब चर्चे हो रखे होते हैं। राव रतन सिंह बोलता है मैं चित्तौड़ का राजा हूँ, वहाँ के राजकुमार मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसका बाप भी बोलता है चलो ठीक है आप कर लो शादी। और ऐसे करते राव रतन सिंह रानी पद्मिनी को लेकर कहाँ जाता है, दुर्ग में आ जाता है। रानी पद्मिनी का स्वागत होता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब एक्सेप्ट तो कर लिया गया। राव रतन सिंह के दरबार में एक पंडित होता है। अब पंडित कई अच्छे पंडित होते हैं, कई बुरे पंडित होते हैं। तो वो ऐसे काले जादू टोने करता है। जब इस पंडित का पता राव रतन सिंह को लगता है तो राव रतन सिंह उसे देशद्रोही घोषित कर देता है और उसे अपनी सल्तनत से जाने के लिए बोलता है। लेकिन रानी पद्मिनी को बुरा लगता है। रानी पद्मिनी उसे बुलाती है और अपना एक कंगन देती है। जब कंगन देती है तब उस पंडित की नज़र पड़ जाती है रानी पद्मिनी पे, और रानी पद्मिनी पर नज़र पड़ते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी सुंदर रानी। अब नज़र तो पड़ गई। अब वो मेवाड़ चित्तौड़ से दूर जाता है और जंगलों तक जाते जाते उसके मन में एक विचार आ जाता है कि मैं दिल्ली जाता हूँ। अब दिल्ली जाता हूँ तो उस वक्त गंभीर और बेड़च नदी पर बोलते हैं कि दिल्ली का राजा बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। उस वक्त की बात है। तब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली मतलब गंभीर व बेड़च नदी पर बैठा है और वहाँ पर जब उसको पता लगता है कि वो तो अपने नज़दीक ही बैठा है, वो चला जाता है और जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि साहब मैंने सुना है कि आपका एक स्लोगन है दुनिया की हर नायाब चीज़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आता है कि हक है। हाँ उसने बोला हाँ हाँ एकदम सही। तो साहब आपकी नज़रों से एक चीज़ दूर रहेगी, दुनिया की सबसे नायाब हीरा रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ दुर्ग में है। उसने बोला मजाक मत कर, मेरे महल में तूने रानियाँ नहीं देखी कितनी सुंदर सुंदर है। उसने बोला नहीं साहब मजाक नहीं कर रहा मैं। वो मलिक काफूर को बोलता है कि इसे बिठा और तू जा पता कर, अगर रानी सुंदर हो, तूने मेरी सारी रानी देखी है। अलाउद्दीन खिलजी का जिगर का टुकड़ा था मलिक काफिर जो 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो वो चाहता है कि तूने मेरी सारी रानियाँ देखी है, अगर उससे सुंदर हो तब तो इसे जो तेरे मन में आए वो इनाम दे देना, अगर ऐसा ना हो तो इसके आते हुए गर्दन काट देना। अब मलिक काफूर जाता है, मलिक काफूर पता करके आता है वो होती है। मलिक काफूर अपनी एक अंगूठी उतार के दे देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी पागल हो जाता है कि मलिक काफूर जाके है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की तरफ चढ़ाई करता है। और जो जीत रहा होता है ना, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जब आप जीत रहे होगे ना तब आपको हर चीज़ आसान लगेगी। और यही अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी जीत रहा था उस वक्त, पहले गुजरात जीता, फिर रणथंभौर जीता। उसे लगा चित्तौड़ को भी मैं 2-3 महीनों में सल्टा दूंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की तरफ चढ़ाई कर रहा है, चित्तौड़ की तरफ चढ़ाई करता गया। चित्तौड़ में ऐसा है कि वहाँ पर आज भी बहुत सारी गर्मी है, उधर की हवाएं अलग चलती है। अब शुरू के 2-3 महीने तो अच्छे भी थे, इसके बाद में गर्मी आ गई।
और गर्मी में अलाउद्दीन खिलजी से रहा ना जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे तैसे करके सेना, अब गर्मी में सेना भी विचलित होनी शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की भी सेना विचलित होनी शुरू हो गई। सेना बोला कि मैं नहीं, हम तो जाएंगे साहब, आप जानो, आपकी मोहब्बत जानो, मुझे नहीं लेना ये सब कुछ, मैं तो जा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी तब भरी सभा में बोलता है कि मैं आज के बाद में मदिरा नहीं पीऊँगा। और मुसलमानों के मदिरा ना पीना बहुत बड़ी बात होती है, मदिरा ना पीना बहुत बड़ी बात होती है। उसने बोला कि मैं आज के बाद मदिरा के हाथ नहीं लगाऊंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। तब सेना साथ देती है और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने की सोचता है। अलाउद्दीन खिलजी से जीत नहीं पाती, बात बन नहीं पाती है वहाँ की, तो अलाउद्दीन खिलजी शांति समझौता करने का प्रस्ताव रखता है। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रस्ताव भेजता है राव रतन सिंह के पास और बोलता है कि साहब मैंने कौन सा आक्रमण करना है, मैंने तो आपकी पत्नी देखनी थी, आप अपनी पत्नी दिखा दो, मैं चला जाऊँगा वापस। राव रतन सिंह मना करता है कि नहीं। रानी पद्मिनी समझाती है कि मेरे देखने मात्र से अगर इस युद्ध को टाला जा सकता है तो आप टाल क्यों नहीं रहे। राव रतन सिंह बोलता है अरे तू नहीं जानते वो भूखा भेड़िया है। रानी पद्मिनी नहीं। फिर वो तरकीब लगाते हैं और रानी पद्मिनी, फिर अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है कि आप आ जाओ। अलाउद्दीन खिलजी जाता है। अब फिर रानी पद्मिनी को ऐसे शीशे में दिखाकर पानी के अंदर दिखाई जाती है और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को देखता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सोचता है जैसे तैसे करके मैं शादी तो अब रानी पद्मिनी के साथ ही करूँगा। अब इस बात को लेकर वो कहाँ चला जाता है, वो खाना पीना करके राव रतन सिंह को बोलता है कि मैंने सुना है आपके राजस्थान में तो एक प्रथा है कि आप अतिथि को गेट तक छोड़ के आते हो। उसने बोला हाँ तो आओ ना फिर। और जैसे वो अंतिम गेट पर पहुंचता है राव रतन सिंह को किडनैप कर लिया जाता है। अब राव रतन सिंह किडनैप हो गए। आप चारों तरफ दुर्ग में हलबली मच रखी है। तब रानी पद्मिनी अपने चाचा और अपने भाई गोरख तथा बादल को बुलाती है और बोलते हैं कि इस प्रथा से, इस मुक्ति से मुझे आज़ाद करो, ये अलग सी समस्या होगी, मुझे राव रतन सिंह वापस चाहिए। इतने में अलाउद्दीन खिलजी संदेश भेजता है कि मुझे रानी पद्मिनी चाहिए, मुझे तुम्हारे दुर्ग से कुछ नहीं लेना, मैं तुम्हारे दुर्ग को कुछ नहीं करूँगा, रानी पद्मिनी को भेज दो। रानी पद्मिनी सामने से एक शर्त रखती है कि मैं कोई ऐसी वैसी रानी नहीं हूँ, मैं रानी हूँ, मैं 1600 पालियों के साथ आऊँगी। तो उसने भी सोचा हाँ राजस्थान की रानी ऐसी वैसी तो कहाँ होगी। उसने बोला आओ आओ। अब यहाँ पर गोरा बादल चाल चलते हैं और रानी उन पालियों में सैनिक बिठा के जाते हैं और रानी पद्मिनी और वो सैनिक बहुत बड़ा संघर्ष करते हैं और राव रतन को घर पे लेके आते हैं। और इस युद्ध में गोरा तथा बादल मारे जाते हैं और उनकी मूर्ति आज तक बीकानेर दुर्ग में लगी हुई है। और बीकानेर दुर्ग में गोरा तथा बादल की मूर्ति किसने लगवाई थी? अकबर ने लगवाई थी। किसने? अकबर ने। इस तरह आ जाते हैं राव रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता लगता है अलाउद्दीन खिलजी वापस आक्रमण करता है और इस बार वो बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ बढ़ता है। अब राव रतन सिंह के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, करो या मरो का ऑप्शन था। राव रतन सिंह 1302 या 3 के अंदर मतलब 2 के अंत में केसरिया करते हैं और इस युद्ध में राव रतन सिंह मारे जाते हैं। और चित्तौड़ का पहला शाखा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियाँ करती है और इस साके के अंदर अलाउद्दीन खिलजी सब कुछ खो देता है। और अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी हद तक टूट भी जाता है इस युद्ध के बाद में, लेकिन वो एक दूरदर्शिता राजा था, वो अटैक करना नहीं छोड़ता है। चित्तौड़ जीतने के बाद में वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है, मारवाड़ पर आक्रमण करता है, वारंगल पर आक्रमण करता है। इस तरह वो काफ़ी आक्रमण करता है, ठीक है, और अपने नाम जीत करता रहता है। अपने नाम हर एक पैमाने में वो अपने नाम जीत दर्ज करता है। और इसके बाद में 1-2 इम्पोर्टेंट युद्ध और है वो अपने डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अलाउद्दीन खिलजी भी वंश ख़त्म हो जाता है। उनका बेटा इतना वो नहीं होता, खिज़र का इतना बड़ा तुरम खान नहीं होता, वो छोटे से 1-2 युद्ध होते हैं उसके, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बाद में अपना खिलजी वंश ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।